Hello friends, welcome to your channel Biology Facts. So, welcome to the class. Today is your lecture number 1.9 of class 12th Biology 5th chapter, which is also Principle of Inheritance and Variation. This is a very important chapter. ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसे हम आगे बढ़ाएंगे आज. तो आज जो हम अपना टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ ऑल्सो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इसकी पिछली क्लासेस में हमने अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया था. इस पिछली क्लासेस में हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया था. उसके बाद हम ये टॉपिक कर रहे हैं. तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ क्रोमोजोम, बट इससे पहले भी मैं आपको कुछ बता दूं व्हाट इज़ इनहेरिटेंस. जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लासेज अटेंड की हैं उन्हें इस चीज़ों के बारे में सब पता है. क्रोमोजोम्स, इनहेरिटेंस, लाइक ऑल ऑफ दिस. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं किया होगा, है ना. अगर आपको पता भी है बट मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है ना. जेनेटिक मटेरियल, सो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, है ना. ये एक प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है ना. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना. तो एक मेरी बात सुनिए ध्यान से कि जो ये है ना, क्रोमोजोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब जेनेटिक मटेरियल पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. क्रोमोजोम्स का क्या मतलब है उसका मतलब हम समझते हैं. और देखिए इन चीज़ों से ही आपको ये थ्योरी भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी. बहुत सिंपल थ्योरी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. तो व्हाट आर क्रोमोजोम्स? क्रोमोजोम्स होते क्या हैं, इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो क्रोमोजोम्स क्या है? क्रोमोजोम्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट, है ना. ऑफ न्यूक्लिक एसिड and protein located within the nucleus of the living cell and mainly involved in carrying genetic information of the genes. You also know that chromosomes होते हैं. chromosomes के अंदर क्या होते हैं? genes होते हैं. chromosomes ही genetic material को genetic informations देते हैं. ठीक है. क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है. ठीक है. तो इसमें यही कहा गया है कि क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन लोकेटेड विद इन, ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल एंड द मेनली इन्वॉल्व. जो ये न्यूक्लियस है लिविंग सेल का, जीता जागता सेल, उसका न्यूक्लियस एंड आर मेनली इवॉल्व्ड इन कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये ही मेनली इवॉल्व्ड है टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? जीन्स की फॉर्म में है. जीन्स की फॉर्म में हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखा होगा और मैंने भी बहुत बार बनाया है. तो कुछ ऐसा हम बनाते हैं. तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एक वैसे तो, ठीक है, बट इसमें ही जीन्स होते हैं. ठीक है. इसमें ही जीन्स होते हैं. लाइक ये लगा लो अपना ये डीएनए हो गया, इसमें एक पार्ट हो गया डीएनए, द पार्ट इज जीन. ठीक है. और ये ही जीन यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है. तो इसी से ही हमें सब कुछ पता लगता है. आपने बहुत से बार देखा होगा जीन से ही सब कुछ मिलता है ना. हमारी बॉडी की बहुत सी इंफॉर्मेशन जीन से मिलती है विच इज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी. जो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें जीन से मिलती है सिंपली. ठीक है. तो क्रोमोजोम्स के अंदर ही होते हैं जीन्स. ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. और इसके अलावा अगर हम और बात करें क्रोमोजोम्स के बेस पर, तो नेक्स्ट होगी अपनी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये है बच्चा अपनी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो इसमें क्या था? ये जो थ्योरी थी ना, ये किसी और साइंटिस्ट ने दी थी. लाइक हम मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं कब से, है ना. तो मेंडल का जो वर्क था, मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया, जो मेंडल का वर्क था ना वो ईजिली पब्लिश नहीं हो पाया. वो पब्लिश हो ही नहीं पाया असल में. तो मतलब कि उनके टाइम में जैसे कि उन्होंने अपना सारा वर्क एक्सप्लेन कर दिया. मतलब कि बहुत सी चीज़ें थी जो कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी, उनके दिमाग से बाहर थी. और उन्होंने जो
जहाँ पर वो पब्लिश करने गए और उन्होंने उनके वर्क को एक वेस्ट मटेरियल बताया। तो क्या हुआ, तो उनकी मौत हो जाने के कुछ सालों बाद उन पे फिर वर्क किया गया। तो वर्क करने के बाद उनके कुछ अपने रिजल्ट्स आए, जो रिजल्ट्स मेंडल साहब के रिजल्ट से मैच हो रहे थे। तो तब जाकर उनके वर्क को असली वर्क माना गया और उनके वर्क को पब्लिश किया गया। तो उनकी ही कुछ बातें हैं इस थ्योरी में। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी यही उनकी असल में ये थ्योरी सिर्फ उनके वर्क को सही साबित करती है। और ये जो साइंटिस्ट हैं बोवरी एंड स्टोवन, इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है भी उनका जो वर्क है वो सही है। ठीक है, इसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं लाइक R.H. मॉर्गन, है ना, उन्होंने भी कुछ किया है। अपनी NCERT को पढ़कर देखना, बहुत इजी वर्डिंग में सब कुछ दिया गया है। हाँ, बच्चों को मुश्किल लगता है, पर जो पढ़ते हैं ना उन्हें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। ठीक है ना। तो पहले अगर हम बात करें द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाय बोवरी एंड सॉटन। ठीक है, इन द अर्लियर 90s उन्होंने वर्क किया इन पर अर्लियर 90s में। ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। जो ये थ्योरी है ना, ये फंडामेंटल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स है। लगा लो यार, अगर कि ये थ्योरी ना होती ना तो उनका वर्क शायद पब्लिश अभी भी ना हो पाता, क्योंकि उन्होंने वर्क किया, उन्होंने देखा फिर से कि हाँ अभी ये तो भाई असली रिजल्ट्स हैं और सही रिजल्ट्स हैं, तो जाकर उनके वर्क को वर्क माना गया। ठीक है, नहीं तो हम आज शायद जेनेटिक्स पढ़ ही नहीं रहे होते, या फिर इनके अलावा कोई और साइंटिस्ट आ जाता, पढ़ तो हम रहे ही होते हैं, बट है ना। तो जो ये है नेक्स्ट हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड आर फाउंड इन क्रोमोसोम। इस थ्योरी के द्वारा जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन्स हैं वो यूनिट है हेरिडिटी की, एंड आर फाउंड इन क्रोमोसोम। और जीन्स यू ऑल्सो नो दैट, मैंने पहले बताया जीन्स किस में होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं। ठीक है, जीन्स है यूनिट हेरिडिटी की और वो पाए जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, हमने पहले ही देखा ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर हमने ये देखा, ये जीन्स का बनाया था हमने, है ना, लाइक तो वही बात यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कम इनटू एक्सिस्टेंस लॉन्ग आफ्टर मेंडेलियन जेनेटिक। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस लॉन्ग आफ्टर मेंडेलियन जेनेटिक्स। जो ये थ्योरी है ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आई जब मतलब कि बहुत समय बाद मेंडेलियन का जब जेनेटिक्स वर्क था उसके आने के बहुत सालों बाद, लाइक अपने 25 सालों बाद, है ना, तो उनके वर्क के 25 सालों बाद शायद लगभग इनका जो ये थ्योरी आई। ठीक है, ड्यूरिंग मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चा, ड्यूरिंग मेंडल एक्सपेरिमेंटेशन द सोसाइटी वॉज नॉट acceptable to such drastic change in their scientific ideas। कहते जब ये मेंडेलियन का एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, जब मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो सोसाइटी नॉट एक्सेप्टेबल, उन्होंने उनके वर्क को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, है ना। मैंने पहले बताया था कि उनके वर्क को एक वेस्ट मटेरियल घोषित किया था एक तरफ से, है ना, मतलब कि उनका जो काम था ऐसे ही पड़ा रहता था क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था उनका वर्क, है ना। तो उन सोसाइटी ने उनके वर्क को एक्सेप्ट ही नहीं किया टू द ड्रेस्टिक चेंज इन द, क्योंकि इनके वर्क से बहुत सी साइंटिफिक आइडियाज़ में चेंजेस आ रहे थे। क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था उनके टाइम में वो थ्योरी थी, मतलब कि फादर एंड मदर टू मेक अ चाइल्ड विच इज़ अ मीडियम साइज, है ना। अगर लॉन्ग फादर है लॉन्ग मदर है तो बच्चा हो रहा है तो वो उनके मीडियम का साइज का होगा, है ना। बट ये वर्क, ये जो वो वाली थ्योरी थी वो यहाँ पर फेल हो रही थी। ऐसे बहुत सी थ्योरी थी इनके वर्क से वो क्या हो रही थी, फेल हो रही थी, है ना, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। तभी मतलब कि उन्होंने तभी शायद उनके वर्क को भी छेड़ा नहीं, मतलब कि इससे बहुत सी चीज़ें हिल रही थी,
है ना. तो नेक्स्ट वन इज दे कुड नॉट बिलीव द existence of such discrete factor such as gene which would segregate without mixing, as this did not support their idea of the constant change leading to evolution. ठीक है. तो उनके वर्क को दे कुड नॉट बिलीव, उन पर बिलीव ही नहीं किया जा रहा था. ऑफ सच डिस्क्रिएट फैक्टर्स, लाइक जो उन्होंने फैक्टर्स शब्द का प्रयोग किया था किसके लिए, जीन्स के लिए, जो बाद में जीन्स शब्द में चेंज हुआ था फैक्टर वर्ड. तो उस काम को, है ना, फैक्टर्स सच एज जीन विच वुड सेग्रीगेट, जो कि सेग्रीगेट होते हैं विदाउट मिक्सिंग, एज दे डिड नॉट सपोर्ट देयर आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टेंट चेंज लीडिंग टू एवोल्यूशन. ठीक है. मतलब कि जो जीन्स थे, फैक्टर्स थे, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई थी उस टाइम पर, उस पर बिलीव ही नहीं किया जा रहा था उनके वर्क पर. ठीक है. देन मोर ओवर द मीन ऑफ कम्युनिकेशन was poor at that time, as the result of which the information could not be conveyed of the masses. ठीक है बच्चा. तो ये कहा गया है कि मोर ओवर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज पुअर. उस टाइम पर जो कम्युनिकेशंस थी ना, मतलब कि बहुत ही पुअर थी. तो इसी रिजल्ट्स के कारण द इन्फॉर्मेशन कुड नॉट कन्वे टू देयर मासेस, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाई. ठीक है. तो अल्सो उसके बाद देखो, also Mendel mathematical approach to prove the biological law was unexpected. और उन्होंने जो मेंडल थे ना, उन्होंने अपने वर्क में मैथमेटिकल अप्रोचेस ला दिए थे. कैसे देखो, हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें आती है ना जो कि मैथ से रिलेट करती है ना. तो मतलब कि उस टाइम पर उन्होंने बहुत सी चीज़ें थी जो मैथमेटिकल अप्रोचेस लेकर आ रही थी, और जो लोग थे वो समझ रहे थे कि ये तो बायो है, बायो में मैथ क्या कर रहा है, और इसी चीज़ को देखते ही उनके वर्क को साइड में कर दिया जाता था. तो इसी कारण की वजह से उनके वर्क को शायद ला ही नहीं पाए उस टाइम पर. तो एज टाइम पास्ड, समय बीतता गया, साइंटिस्ट वेरीज कॉर्नर्स एंड टैकर मार्क डिस्कवर्ड वॉज क्रोमोसोम. देखो, ठीक है. तो समय बीतता गया, साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए, है ना. तो कुछ समय बाद डिस्कवर्ड हुआ क्रोमोसोम. एंड देखो, जब मेंडल साहब के टाइम पर क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुआ था, बट उन्होंने उसके बारे में बता दिया था. ठीक है. तो विच एग्जिस्टेड इनसाइड द न्यूक्लियस, उन्होंने बताया कि जो ये क्रोमोसोम है ये एग्जिस्ट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस. स्टोफन एंड बॉवरी, इसके बेस पर बच्चा ये स्टोफन एंड बॉवरी डिस्कवर्ड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम व्हेन द सेल वर डिवाइडेड. जो ये स्टोफन एंड बॉवरी थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया और ऑब्जर्व किया द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के बिहेवियर को व्हेन द सेल्स वाज डिवाइडेड, व्हेन द सेल वर डिवाइडेड. उन्होंने बिहेवियर को समझा और देखा कि जो सेल थे वो डिवाइड हो रहे थे. एंड विद द एडवांसमेंट्स इन द माइक्रोस्कोप, और एडवांसमेंट मतलब कि डिवाइड हो रहे थे, और उस मतलब कि एडवांसमेंट यानी कि माइक्रोस्कोप के होने के कारण, है ना, एडवांसमेंट के कारण भी बढ़िया माइक्रोस्कोप थे उनके पास. एंड दिस टास्क बिकम ईजियर, और इस चीज़ की वजह से ये टास्क था और भी ईजी हो गया था. एंड हेंस दे प्रूव मेंडल लॉ विद द क्रोमोसोम. तो उन्होंने मेंडल का लॉ प्रूव कर दिया था इन हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट. उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो रही है. मेंडल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट. ठीक है. जो उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो रही है, इससे साबित हो रहा था कि जो मेंडल का वर्क है वो सही है ना. मतलब कि वही जीन्स हैं वो आगे जा रहे हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा रही है ना. तो इससे बहुत सी चीज़, मतलब कि बहुत सी चीज़ मेंडल की प्रूव हो रही थी.
and they show the segregation of the chromosomes during the anaphase. You also know that what is anaphase. Anaphase, मेटाफेज, पैराफेज आपने पढ़े होंगे, उसमें से एक है बच्चा ये एनाफेज. आप जब अपनी एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी में आपके वहाँ पर एक पिक होगी लाइक 5.3, पता नहीं 5.8 शायद, है ना, उस पर देखना आपको एनाफेज लिखा हुआ दिखाई देगा और वहाँ पर आपको शो भी किया होगा कि एनाफेज क्या है. ठीक है, तो ये देखो, दे शो द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन. ये सेग्रीगेशन शो कर रहे थे ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग किस फेज में, एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन. एंड द आइडिया ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ऑब्टेन्ड with the Mendelian principle give rise to the chromosomal theory of inheritance and they work further, और इनका वर्क जो आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया by proved by R.H. Morgan who used Drosophila melanogaster to show how sexual reproduction give rise to variation. ठीक है, तो आगे जो उनका वर्क था, जो R.H. मॉर्गन थे, उन्होंने आगे इस पर वर्क किया था, डोर्सोफिला पर, और इससे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू वेरिएशन. उसमें भी उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसके बारे में मेंडल के वर्क को अच्छे से साबित किया, है ना. गिव्स राइज मैनी वेरिएशंस आई, मतलब कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी मेंडल का वर्क अच्छे से हो रहा है. और इसके अलावा हमने ये भी देखा, और हम देखें कि जो इसमें सिंपल यही कहा है बच्चा कि जो साइंटिस्ट रहे हैं, है ना, मेंडल्स थे, उनका वर्क सही था बट पब्लिश नहीं हो पाया. बहुत से कारण हैं, आपको मैंने पढ़ाए हैं. और उसके बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने वर्क किया. स्टोफन बोवरी आए, उन्होंने कुछ डिस्कवरीज की, क्रोमोसोम्स पर डिस्कवरी की. उन्हें देखा कि कैसे वो आगे डिवाइड हो रहे हैं, कैसे उनमें मूवमेंट्स आ रही हैं, और जो मेंडल साहब कह कर गए थे वो सही है सब कुछ. और बहुत सा वर्क जो मेंडल साहब का है वो पहले ही कर गए हैं और उनका वर्क पब्लिश नहीं हो पाया, और सब कुछ सही था. इस वजह से उनके वर्क को आगे पब्लिश किया गया और देन आज हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं. इसमें सबसे बड़ा हाथ मेंडल साहब का, और उसके बाद हमारे जो ये आगे साइंटिस्ट आए गए उनका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारी जेनेटिक्स को लाने में. ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें, आप इस चीज़ को समझो, आपकी जो एनसीईआरटी होगी उसमें भी शायद ये पिक नहीं होगी, बट इससे मिलती जुलती पिक होगी. इसमें देखो आप सिंपली मियोसिस हो रही है, लाइक जो कैपिटल वाई है वो येलो सीड है, स्मॉल वाई ग्रीन सीड है, कैपिटल आर राउंड सीड है, स्मॉल आर रिंकल सीड है. उसके बाद देखो इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गए. ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई लाइक स्मॉल वाई. देन उसके बाद वो आगे दो में डिवाइड हो गए बच्चा. ठीक है, वो फिर आगे जो वो है आगे वो 4 हो गए. ठीक है, 1/4 हो गए. यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर हुई है मायोसिस 1. यहाँ पर आगे फिर डिवाइड हुए हैं, ये क्या हुई है, मायोसिस 2. ठीक है, दिस इज अ जीन 1 लाइक G1 एंड G2 लाइक, बहुत सी S1 भी होती है. तो ये हमारी सिंपली हमारी एनसीईआरटी में भी है. ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल जो येलो सीड है, ठीक है, और ग्रीन सीड है, ठीक है, और एक राउंड सीड है, एक रिंकल्ड सीड है. आगे वो डिवाइड हुए हैं, फिर वो आगे डिवाइड हुए हैं. ठीक है, लाइक दिस इज अ G1, ये है हमारा G1, दिस इज अ गैमेट्स लाइक अ G2. ठीक है, तो समझो बच्चा इसे भी अच्छे से. तो ये चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप जब अपनी एनसीईआरटी को खोलोगे, एक बार पढ़ोगे, आपको ये अच्छे से इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें डिवाइडेशन हो रही है ना, मूवमेंट्स हो रही हैं. तो यही इजीली इसमें ये बताया गया है. तो अब तक बच्चा हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने देखा इनहेरिटेंस क्या है, क्रोमोसोम क्या है. उसके बाद हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किया, उसको पढ़ा कि जो पहले थे उनका वर्क क्यों नहीं आ पाया और थ्योरी क्यों आई, ताकि उनके वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके. ठीक है, इसलिए वो मतलब कि उनके वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसके बेस पर थ्योरी बना दी, विच इज़ ऑल्सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है बच्चा, और इसके बाद हमने ये
पढ़ा, मायोसिस हुई, मायोसिस 1, मायोसिस 2, आपने इसके बारे में पता ही आपको मायोसिस कैसे होती है, विच चीज़ डिवाइडेशन ही होती है सिंपली। और उसके बाद हम करने जा रहे हैं सिंपली कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है MCQ, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चा नीट बेस्ड भी हैं, CBSE बेस्ड भी हैं, ठीक है। तो द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइंड बाय, आपने 2 मिनट लेने हैं बच्चा और तीनों के आंसर तीनों के आंसर मुझे देने हैं इन कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट क्या है, द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइंड बाय विच इज, बताओ बच्चा, सिंपली बच्चा सी ऑप्शन, वॉल्डियर। कैसे कैसे बच्चा, बहुत से बच्चे ना ए ऑप्शन पर लगा रहे होंगे, है ना, या फिर बी ऑप्शन पर लगा रहे होंगे, बट ये नहीं बच्चा, हमने टर्म सिर्फ क्रोमोसोम कहा है, हमने थ्योरी नहीं कहा, हमने टर्म क्रोमोसोम विच इज ऑल्सो वॉल्डियर, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला इज, क्या बच्चा, क्रोमोसोम फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला इज। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी NCERT को खोलकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लास्ट तक पहुंचोगे ना, आपको लास्ट में ही इसका कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलता होगा, ठीक है। RH मॉर्टन के बारे में जब पढ़ोगे शायद उसमें ये ड्रोसोफिला आएगा और उसमें आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। और इसका आंसर आपको शायद कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, आपने जल्दी से जल्दी उसे पढ़कर मुझे बताना है, बट और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसका आंसर ज़रूर दे दूँगा, ठीक है बच्चा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्रोमोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, जो क्रोमोसोम है वो पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, दिस इज डी ऑप्शन, दिस इज डी ऑप्शन विच इज हॉफमैस्टर, ठीक है। तो इन्होंने देखो ये ऑब्जर्व किया था, इन्होंने क्वाइंड किया था क्रोमोसोम, द टर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की टर्म वाज क्वाइंड बाय। यहाँ पर क्रोमोसोम किसने ऑब्जर्व किया, मतलब कि एक बार, मतलब कि उन्होंने कुछ देख रहे थे या फिर स्टडी कर रहे थे और देखते देखते उन्होंने कुछ चीज़ को ऑब्जर्व किया विच इज ऑल्सो क्रोमोसोम, ठीक है। वो कौन थे, ये हॉफमैस्टर। तो नेक्स्ट क्या है बच्चा, इसका आंसर तो लगभग सभी को ही पता होगा, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, जोर से बोलो, विच इज डी ऑप्शन, शॉर्टन एंड बॉवरी इन 1902, ठीक है बच्चा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इन बेस्ड ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 7 एंड 12, ठीक है। तो इसमें से आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, जब आप अपनी NCERT का लगभग लास्ट पैरा तक पढ़ लोगे ना, लास्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अगर ना मिले आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके बारे में बता दूंगा और इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। पिछले क्लास में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर भी आप जल्द से जल्द दे देना। इसके अलावा आज हमने ये किया अच्छे से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आज के लिए बच्चा इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चा, बाय बाय।